आज के इस वीडियो में यूनिट 4 में हम अभ्यास सेट 3 करेंगे और ये 25 क्वेश्चन का सेट है। तो वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशल प्रोविजन हैज बीन मेड फॉर एससी, एसटी, ओबीसी एंड एंग्लो इंडियंस। कि भारतीय संविधान के किस भाग में एससी, एसटी, ओबीसी और एंग्लो इंडियन के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो देखिए, एंग्लो इंडियन कौन होते हैं कि वो लोग जो भारत में पैदा हुए हैं लेकिन जिनके पूर्वज यूरोपियन हो तो उनको एंग्लो इंडियन कहा जाता है। तो क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान के किस भाग में एससी, एसटी, ओबीसी और एंग्लो इंडियन के लिए प्रावधान है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर 116 भाग में। तो देखिए, भारतीय संविधान की बात करते हैं ना, तो टोटल उसमें 395 आर्टिकल है मूल रूप से। और टोटल कितने शेड्यूल है, अनुसूचियां हैं 12, और कितने भागों में बांटा गया है 25। तो इसमें पूछा गया है कि किस भाग में एस टी, एस सी, ओबीसी, एंग्लो इंडियन के लिए विशेष प्रावधान है। तो कौन सा भाग है, कौन सा चैप्टर है? 16। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह तय करने का अधिकार किसके पास है कि एस सी, एस टी की सूची में किसे शामिल किया जाएगा। ये अधिकार किसके पास है भारतीय संविधान की अगर हम बात करते हैं? पार्लियामेंट के पास है, प्रेसिडेंट के पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है, या जो राज्य के राज्यपाल हैं, गवर्नर है, उनके पास है। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की परिकल्पना की गई? विच आर्टिकल एंड विच द स्टेबलाइजमेंट ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। तो किस आर्टिकल में? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? आर्टिकल 338 में इसकी परिकल्पना की गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 से 42 में कौन सा मतलब जो 330 से लेकर 342 है, ये किससे संबंधित है? विच इज रिलेटेड टू आर्टिकल 332, 342 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये किससे संबंधित है? ऑप्शन ए ऑल इंडिया सर्विस से, ऑप्शन बी इलेक्शन कमीशन से, ऑप्शन सी विलेज पंचायत से, या ऑप्शन डी की बात करें तो लोकसभा में एस टी, एस सी का आरक्षण और उनका जो रिप्रेजेंटेशन है उससे संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या है? राइट आंसर डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कि किस समिति ने 1991 में सरकारी नौकरियों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की? तो ऐसा कौन सा कमेटी थी जिसने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की? आज देखते हैं ना कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिल रहा है। तो किस कमेटी ने इसकी सिफारिश की थी? ऑप्शन क्या है? जोगेंद्र नाथ मंडल कमेटी, बीपी मंडल कमेटी, या दिलीप सिंह भूरिया कमेटी, या यूएन डेबर कमेटी। तो किस कमेटी ने सिफारिश की? तो इसका जो राइट आंसर है बीपी मंडल कमेटी ने नौकरियों में ओबीसी का जो 25%, जो 27% आरक्षण मिलता है उसकी सिफारिश किसने की? बीपी मंडल कमेटी ने की। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन वॉज नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन सेटअप? की राष्ट्रीय अनुसूची जनजाति आयोग की स्थापना कब हुई? कब हुई? 1990 में हुई, 1993 में हुई, 1995 में हुई, या 2004 में हुई? कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर है डी, 2004। 2004 को नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन की स्थापना हुई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब 7 में क्या पूछा गया है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एस टी, एस सी और समाज के कमजोर वर्गों की शिक्षा और आर्थिक हितों को बढ़ावा देता है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो एस टी, एस सी और जो समाज की जो कमजोर वर्ग है उनके हितों को बढ़ावा देता है? तो आर्टिकल 51, आर्टिकल 45, आर्टिकल 19, या आर्टिकल 46? तो राइट आंसर क्या है? आर्टिकल 46। क्वेश्चन नंबर 8, अब इसमें क्या पूछा गया है? कौन सा अधिनियम रोजगार में कोई भेदभाव ना होने की गारंटी देता है कि महिला पुरुष, ठीक है, मेल फीमेल के आधार पर जॉब में किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए? तो कौन सा आर्टिकल इसके बारे में बात करता है?
24C, 24A, 24F या 24D? तो राइट आंसर क्या है? 24A। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब इसमें क्या पूछा है? पुरुषों और महिलाओं के प्रति निष्पक्ष होने की प्रक्रिया, अ प्रोसेस ऑफ बीइंग फेयर टू मैन एंड वुमेन, क्या कहलाता है? जेंडर इंटीग्रेशन है, जेंडर इक्विटी है, जेंडर स्टीरियोटाइप है, या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है? तो देखिए, जब हम निष्पक्षता की बात करते हैं ना, ठीक है, हम फेयरनेस की बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या है? जेंडर इक्विटी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है? जेंडर इक्विटी, लिंग समता। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा है कि सामाजिक संरचना जो महिलाओं पर पुरुष की शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक शक्ति को संस्थागत बनाती है, ठीक है, कि सोशल स्ट्रक्चर दैट इंस्टीट्यूशनलाइज मेल फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक पावर ओवर वुमेन, की मेल ज्यादा पावरफुल है, ठीक है, वुमेन से ज्यादा पावरफुल है। और सामाजिक संरचना में जो मेल है उनका पुरुष जो है उनका दबदबा है, उनका जो आप कह सकते हैं स्टेटस ज्यादा ऊपर है। तो इस तरह की जो आप सोच है उसको क्या कहेंगे? ठीक है, तो ऑप्शन क्या है? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, पेट्रियार्की, या पुरुषत्व, या स्त्रीत्व की हम बात करते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पितृसत्ता, पेट्रियार्की। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया है? मीनिंग ऑफ द ग्रीक वर्ड पेट्रियार्क, जो ग्रीक वर्ग है, वर्ड है पेट्रियार्क, इसका अर्थ क्या है? ठीक है, तो क्या है? रिलीजियस हेड और प्रिएस्ट, की धार्मिक मुखिया है, पुजारी है, या भूमि का स्वामी है, उपदेशक या वक्ता है, या जनजाति का मुखिया, हेड ऑफ द ट्राइब? तो इसका अर्थ क्या है? पैट्रियार्क का क्या है? ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है? हेड ऑफ द ट्राइब, जनजाति का मुखिया। और जब पैट्रियार्की सिस्टम जो आया तो उसमें क्या था कि जो फैमिली है उसका जो मुखिया, जो मेल है, ठीक है, उसको ही घर का मुखिया माना जाता था, ठीक है, उसी का सब पे कंट्रोल होता था। तो इसी को हम क्या कहते हैं? पैट्रियार्की। क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया है कि कक्षा में लैंगिक समानता बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? टू मेंटेन जेंडर इक्वालिटी इन द क्लासरूम, और टीचर शुड क्या करेगा? लड़के और लड़कियों को समान अवसर प्रदान करेगा, ठीक है, लड़कियों को गतिविधियों में भाग लेने के लिए है तो उत्साहित करना चाहिए, मतलब उनको गतिविधियों में भाग नहीं लेने देना चाहिए लड़कियों को, और लड़कियों को विश्लेषणात्मक कार्य प्रदान करें, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, जब हम जेंडर इक्वेलिटी की बात करते हैं, लैंगिक समानता की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ए होगा, प्रोवाइड द सेम अपॉर्चुनिटी टू बॉयज एंड गर्ल्स, कि लड़के और लड़कियों को समान अवसर प्रदान करना चाहिए, तभी हम कहेंगे जेंडर इक्वेलिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 14 में कि जेंडर का तात्पर्य क्या है? जेंडर रिफर्स टू द, ऑप्शन आपके सामने है, व्यक्ति की जैविक और शारीरिक विशेषताएं, पर्सन बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, या महिलाओं और पुरुषों के बीच सांस्कृतिक और सामाजिक जो भेद है, ठीक है, जैसे हम सामाजिक और सांस्कृतिक भेद देखते हैं ना कि सबकी महिलाओं की अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पुरुषों की अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, चाहे हम पहनावा की बात करें, चाहे रीति रिवाज की बात करें, चाहे त्योहार की बात करें, हर किसी में महिलाओं की अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पुरुषों की अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो समाज ने बना रखी है, ठीक है। या सी, लिंग के आधार पर वर्गीकृत भूमिकाएं, जिसमें वर्गीकरण सामाजिक है ना कि जैविक। तो अब जब हम जेंडर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा जेंडर का? आंसर बी, कल्चरल एंड सोशल रिस्ट्रिक्शन बिटवीन वुमेन एंड मैन, कि महिलाओं और पुरुषों के बीच सांस्कृतिक और जो सामाजिक भेद है उसे ही हम क्या कहते हैं? जेंडर कहा जाता है। ठीक है, तो फिर अब क्वेश्चन आता है कि डैश रिफर्स टू अ पर्सन बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, कि किसी व्यक्ति की जैविक और शारीरिक विशेषताओं को संदर्भित कौन सा शब्द करता है? ठीक है, सेक्स करता है, जेंडर करता है, पर्सनैलिटी करता है, या बिहेवियर, कौन सा करता है? तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? सेक्स, कि हम कहते हैं ना कि मेल और फीमेल, तो किसी व्यक्ति की अब लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति की जैविक या शारीरिक विशेषताओं को संदर्भित किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या पूछा है? सुप्रीम कोर्ट द्वारा ट्रांसजेंडर को तीसरे जेंडर का दर्जा कब दिया गया? ठीक है, ऑप्शन क्या है? मार्च 20, 2014, अप्रैल 15, 2014, जून 25, 2014, या अगस्त
2014। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? अप्रैल 15, 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड इज बच्चे को जन्म देना। ठीक है, अब बच्चे को जन्म देना इसे क्या कहेंगे? आपके सामने ऑप्शन है, सेक्स रोल लिंग भूमिका, जेंडर रोल, जेंडर भूमिका, या बोथ दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जब हम गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड कहते हैं ना, बच्चे को जन्म देना, तो ये कौन सी भूमिका है? ये है सेक्स रोल, लिंग भूमिका है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। क्योंकि जेंडर की जो हमने बात की कि जो ये सांस्कृतिक सामाजिक है, ठीक है, ये फिजियोलॉजिकल नहीं है, तो इसलिए जब गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड, बच्चे को जन्म देना, क्या हो गया? सेक्स रोल, लिंग भूमिका हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रीटिंग अ पर्सन मोर और लेस फेवरेबली बेस्ड ऑन हिज हर जेंडर, कि किसी व्यक्ति के साथ उसके लिंग के आधार पर कम या ज्यादा अनुकूल व्यवहार करना। ठीक है, उसके लिंग के आधार पर, उसके जेंडर के आधार पर कम या ज्यादा उसके साथ अनुकूल या प्रतिकूल व्यवहार करना, तो ये किस कैटेगरी में आता है? ये आता है जेंडर इक्वेलिटी में आता है, जेंडर बाइसनेस में आता है, जेंडर स्टीरियोटाइप में आता है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, किसी भी व्यक्ति को उसके जेंडर, लिंग की जगह जो ज्यादा सुटेबल वर्ड क्या है? जेंडर। जेंडर के आधार पर कम या ज्यादा अनुकूल या प्रतिकूल इस तरह का जो व्यवहार करना होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? जेंडर बायसनेस कहते हैं। ठीक है, लैंगिक पूर्वाग्रह हम इसको कहते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 19। अब क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा गया है? किसके अंतर्गत यह विश्वास शामिल है कि महिलाएं कमजोर होती है, उन्हें शारीरिक कार्य करने के लिए पुरुषों की मदद की जरूरत होती है? तो अब कौन सा ऑप्शन है जो जिसमें कहा गया कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर होती हैं, और उन्हें शारीरिक कार्य करने के लिए किसकी जरूरत होती है? पुरुषों की मदद की जरूरत होती है। ठीक है, तो जेंडर इक्वेलिटी, जेंडर बायसनेस, जेंडर स्टीरियोटाइप, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या है? जेंडर स्टीरियोटाइप, लैंगिक रूढ़िवादिता, कि जो औरतें हैं घर तक सीमित हैं बिल्कुल। ठीक है, वो पुरुषों के बिना कुछ नहीं कर सकते, उनको हर काम के लिए पुरुषों की जरूरत है। तो इस तरह की जो सोच है उसको क्या कहते हैं? जेंडर स्टीरियोटाइप। क्वेश्चन नंबर 20। अब 20 में क्या पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में लड़कियों की साक्षरता दर क्या थी? 60, 70, 77 या 55? तो राइट आंसर क्या है? 70.01। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। अब 21 में क्या पूछा है कि उत्तराखंड में 11 से 18 साल की बालिकाओं को शारीरिक तथा मानसिक रूप से सबल बनाने, उनका स्किल डेवलपमेंट के लिए जो मोनाल योजना, या इसको किशोरी शक्ति योजना भी कहा जाता है, ये कब शुरू हुई थी? अप्रैल 1, 2011, अप्रैल 1, 2012, 2013, 2014? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? अप्रैल 1, 2011। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। अब 22 में क्या पूछा है? नंदा देवी कन्या योजना, ठीक है, इज अ गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च इन, कि नंदा देवी कन्या योजना जो सरकार की योजना थी, किस वर्ष ये शुरू की गई? ठीक है, तो नंदा देवी कन्या योजना उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य में बालिकाओं के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई एक सरकारी योजना थी। और ये शुरू कब की गई? 2008 में, 2009 में, 2010 में, या 2012 में? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? 2009। 2009 में नंदा देवी कन्या योजना शुरू की गई थी। ठीक है, किसने शुरू की गई थी? राज्य में बालिकाओं के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ये शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 23। अब 23 में क्या पूछा गया है कि उत्तराखंड बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना का आरंभ किस वर्ष हुआ था? इन विच ईयर वॉज द उत्तराखंड गर्ल एजुकेशन इंसेंटिव स्कीम स्टार्टेड? किस साल स्टार्ट हुई थी? ऑप्शन क्या है? 2021, 22, 23 या 24? तो राइट आंसर क्या है? 24 में उत्तराखंड गर्ल एजुकेशन इंसेंटिव स्कीम, या उत्तराखंड बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना शुरू की गई थी। अब इसके बारे में एक और हम चीज देख लेते हैं कि बाय व्हाट अदर नेम उत्तराखंड गर्ल एजुकेशन इंसेंटिव स्कीम, की इस स्कीम को और किन किन नामों से जाना जाता है? उत्तराखंड बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना को और किन नामों से जाना जाता है? ऑप्शन 1, उत्तराखंड मुफ्त साइकिल योजना, साइकिल के लिए उत्तराखंड वित्तीय सहायता योजना, या उत्तराखंड लड़कियों के लिए मुफ्त साइकिल योजना, या सभी?
तो देखिए जब हम बात करते हैं ना उत्तराखंड गर्ल एजुकेशन इंसेंटिव स्कीम की बात करते हैं तो बेसिकली किस तरह का इंसेंटिव था कि लड़कियों को मतलब फाइनेंशियली हेल्प करना था ताकि वो साइकिल ले सकें, स्कूल आ जा सके। तो जब हम इस योजना की बात करते हैं तो इसको उत्तराखंड मुफ्त साइकिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। साइकिल के लिए उत्तराखंड वित्तीय सहायता योजना या उत्तराखंड फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम फॉर बाईसाइकिल इस नाम से भी जानते हैं, या उत्तराखंड फ्री साइकिल स्कीम फॉर गर्ल स्टूडेंट इसको इस नाम से भी जानते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब लास्ट क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा गया है कि उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में भ्रूण हत्या पर रोक लगाने व कन्याओं के जन्म के लिए प्रोत्साहित करने के लिए नंदा गौरा योजना किस वर्ष शुरू की थी? ठीक है, तो एक चीज हमें पता चला कि उत्तराखंड में जो भ्रूण हत्या है, जो लड़की पैदा होती है उनको मार दिया जाता है, तो भ्रूण हत्या को खत्म करने के लिए और कन्या जन्म को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा जो योजना शुरू की गई थी, कौन सी योजना? नंदा गौरा योजना शुरू की गई थी। तो किस साल स्टार्ट की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या है? 2017 में ये योजना 2017 में शुरू की गई थी। ठीक है, तो इस तरह से 25 क्वेश्चन का ये सेट हमने किया। आप इसको अच्छे से याद कीजिए, ठीक है, ताकि आपके एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।